हेलो फ्रेंड, वंस अगेन स्वागत है आपका आर्ट और इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पैसेज को देखेंगे कि पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 तरह के पैसेज सभी तरह के एग्ज़ाम्स में आते हैं। पहला रहता है अनसीन पैसेज, जैसा ये लिखा है सामने, अनसीन। तो अनसीन का मतलब है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। देखिए, सीन यानी होता है देखा, सी सॉ सीन, जिसे हम देख चुके हैं। और अनसीन यानी जिसे पहले कभी नहीं देखा। जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा पैसेज को समझना। और आप देखेंगे कि उसमें लिखा रहता है पैसेज कंप्रीहेंशन। जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसमें लिखा रहता है पैसेज कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझना, किसी चीज़ को समझना। तो इसका उद्देश्य ये रहता है कि कोई व्यक्ति जो एग्ज़ाम देने के बाद जब जॉब करेगा, तो उसे पढ़ के किसी चीज़ को अंग्रेजी में है और उसको समझ के वो हिंदी में समझ सके, उसको क्या मतलब है। तो एक तो इस तरह का अनसीन पैसेज आता है। दूसरा आता है जिसमें बीच-बीच में कुछ खाली स्थान दे देते हैं और उसमें नंबरिंग रहती है, जैसे 1, 2 और उसके फिर 4-4, 5-5 ऑप्शन रहते हैं। तो खाली स्थान वाले इस पैसेज को कहते हैं क्लोज़ पैसेज। और तीसरा आता है रीअरेंज पैसेज, जिसमें 5 या 6 सेंटेंस रहते हैं, जिनमें से कई बार ऐसा होता है कि पहला दिया, छठवां दिया, बीच के 4 जमाना है या पूरे 6 जमाना है। तो ये देखना पड़ता है कि हमको पहले नंबर पे कौन-सा आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे करके जमाते हैं उसको। इसलिए उसको कहते हैं रीअरेंज, यानी दोबारा से अरेंज करना ताकि वो एक मीनिंगफुल पैसेज में बदल जाए। आज की क्लास में फ्रेंड हम अनसीन पैसेज को देखेंगे। इसमें मैं आपको एक-एक सेंटेंस पढ़ के बताऊँगा और ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएँगी वो भी इसमें देखते जाएँगे कि कैसे इसको पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। पैसेज 1 जो है फ्रेंड, इसका टाइटल जो है टाइटैनिक। टाइटैनिक एक जहाज का नाम है, जो बहुत फ़ेमस है। आपने सभी ने निश्चित रूप से कभी न कभी इसका नाम सुना होगा। एक मूवी भी बनी है टाइटैनिक के नाम से। तो उसी के आधार पे ये पैसेज है, टाइटैनिक जहाज के बारे में। पहला सेंटेंस देखिए फ्रेंड, द टाइटैनिक मस्ट बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस शिप्स। देखिए, वन ऑफ द, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जहाज़ों, देखिए शिप्स बहुवचन कर रहे हैं, जहाज़ों, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जहाज़ों में से एक। अब मस्ट को देखते हैं। फ्रेंड, जब हम इस तरह से बोलते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा होगा, यानी निश्चित संभावना को दर्शाते हैं, तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है निश्चित संभावना को बताने के। जैसे अपन कहेंगे वो निश्चित रूप से अभी घर पर होगा। ही मस्ट बी एट होम एट प्रेजेंट। तो ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें भी मैं आपको बताता जाऊँगा। आप चाहें तो इनको नोट करते जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस पूरे लाइन का अर्थ देखें तो इसका अर्थ है कि टाइटैनिक निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जहाज़ों में से एक होगा, एवर बिल्ट, जिन्हें कभी बनाया गया। एवर यानी होता है कभी भी, और बिल्ट ये जो है थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को फ्रेंड पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, जिसे बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। यहाँ टेंस के हिसाब से तो केवल एक ही वर्ब है, मस्ट। इसके अलावा जो वर्ब आएँगी, इन्हें नॉन फ़िनाइट वर्ब कहते हैं। यानी कि कई बार 2 प्लस वी1 आता है, कई बार वी1 प्लस आईएनजी आता है और कई बार थर्ड फॉर्म आती है, जैसे ये आ रही है। तो ग्रामर से रिलेटेड इन चीज़ों को आप समझते जाएँगे और आपको मीनिंग आते जाएँगे। धीरे-धीरे जब आपकी मीनिंग वोकैब्युलरी सुधरेगी, तो आपको आराम से पैसेज पढ़ना और समझना आ जाएगा। फ्रेंड्स, इंग्लिश में जो पानी के जहाज होते हैं, इनके लिए प्रोनाउन सी का प्रयोग किया जाता है। खास तौर से लिटरेचर में आप देखें, वैसे तो निर्जीव वस्तुओं के लिए इट लगाते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग जो हैं पानी के जहाज़ों को फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं।
इसलिए ज़्यादातर पानी के जहाज़ जो हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या इंग्लैंड से रिलेटेड हैं, उनके नाम भी आप देखें तो महिलाओं के नाम पे रहते हैं, जैसे क्वीन विक्टोरिया, क्वीन मैरी, तो इसलिए ये यहाँ पे सी लिखा है। तो सी जो है ये टाइटैनिक के लिए लिख रहा है। सेट ऑफ ये फ्रेज़ल वर्ब होती है ना? सेट ऑफ 2 शब्दों को मिला कर के एक नई वर्ब बन जाती है। तो इसे कहते हैं फ्रेज़ल वर्ब। सेट ऑफ का मतलब होता है यात्रा पर निकलना। देखिए यहाँ हर वही सी से हर बन गया। मैडन यानी होता है जो ज़िंदगी में पहली बार होता है, उसे कहते हैं मैडन। वॉयेज जो यात्रा जल मार्ग से की जाती है, उसे कहते हैं वॉयेज। तो मीनिंग भी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आप पूरी लाइन का अर्थ देखें तो वह अपनी पहली मैडन यानी पहली जीवन की पहली यात्रा पर निकला अप्रैल 1912 में। हिंदी में हम जहाज जो रहते हैं पानी के जहाज या कोई भी जहाज हो तो उसको मस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग मान के चलते, इंग्लिश में उल्टा है इसको स्त्रीलिंग मानते। तो अब दोबारा से देखें फिर टाइटैनिक निश्चित रूप से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जहाजों में से एक होगा जिसने कभी बनाया गया है। वह अपनी पहली यात्रा पर अप्रैल 1912 में निकला। क्रॉसिंग पार करते हुए, देखिए V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल, फ्रॉम साउथहैम्पटन इन इंग्लैंड, क्रॉस करते हुए या पार करते हुए इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में से न्यूयॉर्क, यानी वो जा रहा था इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका की ओर। इन बिटवीन, बिटवीन यानी तो बीच में, इन बिटवीन का मतलब इस बीच में। शी वुड मेक स्टॉप्स एट फ्रांस एंड आयरलैंड। फ्रेंड्स वुड प्लस V1 इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। जैसे पास्ट इंडेफिनाइट में खाता था, जाता था, सोता था, यानी पास्ट की रिपीटेड एक्शन को बताता, ऐसा होता था। जैसे मैं बचपन में साइकिल से स्कूल जाता था, तो पास्ट इंडेफिनाइट यानी सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। सेम उसी तरह से वुड प्लस V1 को लिखा जाता है, खाता था, जाता था, इस अर्थ में। यानी पास्ट इंडेफिनाइट की जगह इस स्ट्रक्चर को लिखा जाता है। तो इस बीच में वह रुकता है ना, मेक स्टॉप्स, स्टॉप्स यानी रुकता, ठहरता, फ्रांस में और आयरलैंड में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, द टाइटैनिक वाज, आगे देखते हैं फ्रेंड। टाइटैनिक वाज, अभी आपको मैंने वर्ब का चैप्टर कराया था, ध्यान होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वर्ब के चैप्टर को देखें, उसमें मैंने आपको टू बी वर्ब बताई थी। टू बी वर्ब जो है एजेमार का ही दूसरा नाम होता है फ्रेंड, टू बी, बी वर्ब। एजेमार फर्स्ट फॉर्म होती है और वाज वर्ब जो है सेकंड फॉर्म होती है। ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पूरा पास्ट में चल रहा है पैसे। सच के बाद ई और एन लगाया जाता है, ये आर्टिकल में हमने देखा था। सच का मतलब निकलता इतना, जब हम आश्चर्य का भाव दिखाते हैं, इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना दयालु। तो ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप अगर नोट करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें हमको याद रहती। तो टाइटैनिक इतना विशाल है ना, ह्यूज, ह्यूज यानी होता है विशाल, इतना विशाल जहाज था कि सी वेड, देखिए वे जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है वजन होना, किसी चीज़ का वजन। जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ का वजन 50 किलो है, तो वर्ब के रूप में लिख रहे हैं। ये ईडी से भी आप पहचान सकते हैं, यहाँ डी ईडी इस तरह से आ रहा है, तो ये आप पहचान सकते हैं कि वर्ब है। वे से ही वेट नाउन बन जाता है, वेट यानी वजन, तो वे वर्ब होती है, ये ध्यान रखें। तो
द टाइटैनिक वाज सच अ ह्यूज शिप दैट शी वेड मोर देन यानी से ज़्यादा। देखिए मोर कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाते हैं। 46,000 टन्स। टाइटैनिक इतना विशाल जहाज था कि उसका वजन 46,000 टन से ज़्यादा था एंड वाज अबाउट 270 मीटर्स लॉन्ग। जैसे मैंने आपको बोला कि फ्रेंड्स मीनिंग प्लस वोकेबलरी ये दोनों चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँ। यहाँ जो लिख रहा है अबाउट का एक तो जनरली जो हम यूज़ करते हैं के बारे में, है ना? जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो ये अर्थ होता है। दूसरा फ्रेंड अबाउट का प्रयोग करते हैं लगभग के अर्थ में, जैसे यहाँ यूज़ हो रहा है लगभग ना, वाज अबाउट 270 मीटर्स लॉन्ग, लगभग 270 मीटर लंबा था। थॉट टू बी वर्चुअली अनसिंकेबल। थिंक थॉट थॉट जिसे समझा जाता था। टू बी यानी होना, जिसे समझा जाता था होना। वर्चुअली वस्तुतः। अनसिंकेबल देखिए अब इस चीज को समझे अपन। सिंक सैंक संक, है ना? सिंक यानी होता है डूबना, कोई निर्जीव वस्तु जब डूबती है तो उसे कहते हैं सिंक। पीछे की तरफ हम कुछ अक्षरों को जोड़ते हैं, किसी शब्द के पीछे कुछ शब्दों को या अक्षरों को जोड़ रहे हैं, इसे कहते हैं सफिक्स। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा हो उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग पहले लगाते हैं, प्रत्यय बाद में लगाते हैं। ऐसे अंग्रेजी में सफिक्स पीछे लगाते हैं और आगे लगाते हैं, उसको कहते हैं प्रीफिक्स। तो यहाँ देखिए सिंक जो है इसके पीछे एबल जोड़ा है और आगे अन जोड़ दिया, तो जो चीज़ आगे लगाते हैं इसे कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है ना? तो ये चीज़ें भी आप जब भी कभी कोई चीज़ पढ़ें उनमें ध्यान दें कि आप हर चीज़ पे ध्यान दें, मतलब कौन सी वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। अगर कोई प्रीफिक्स जोड़ रहे हैं या सफिक्स जोड़ रहे हैं तो उसको जोड़ने के बाद उसका अर्थ कैसे बदल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको पैसेज में सीखने को मिलती है फ्रेंड। थॉट टू बी वर्चुअली अनसिंकेबल, जिसे माना जाता था वस्तुतः ना डूबने वाला, जो कभी ना डूबे। सिंक यानी डूबना, अनसिंक यानी जो नहीं डूबे। सी वाज बिल्ट, देखिए वाज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनाइट का पेसिव। पास्ट इंडेफिनाइट का जब पेसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो सी वाज बिल्ट, उसे बनाया गया था। सच दैट ऐसे की, ना सच दैट ऐसे की। एनी फ्लडेड कंपार्टमेंट, फ्लडेड यानी होता है पानी से भरा हुआ, फ्लड यानी होता है वैसे तो बाढ़, बाढ़ को कहते हैं फ्लड। किसी जगह पानी भर जाता है तो उसे कहते हैं फ्लडेड। कंपार्टमेंट यानी होता है जैसे रेल के डब्बों को भी कंपार्टमेंट कहते हैं, या किसी जहाज में जो कमरे टाइप से बनाते हैं उसे भी कंपार्टमेंट कहते हैं। यहाँ हम कमरा कह सकते हैं उसको। तो उसे इस प्रकार से बनाया गया था कि कोई भी पानी से भरा हुआ कंपार्टमेंट, है ना, एनी फ्लडेड कंपार्टमेंट कुड बी, कुड ये भी मॉडल वर्ब है। कोई भी मॉडल वर्ब के बाद फ्रेंड बी लगा करके थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो ये पेसिव बन जाता है ना, पेसिव वॉइस। तो उसे इस तरह से बनाया गया था कोई भी पानी से भरे गए कमरे को आसानी से, है ना, क्विकली यानी जल्दी से, और इजीली यानी आसानी से, उसे इस प्रकार से बनाया गया था कि कोई भी पानी से भरे कंपार्टमेंट को तेजी से और आसानी से सील किया जा सके, बंद किया जा सके। सील्ड ऑफ, सील्ड ऑफ, ऑफ यानी अलग कर देना, बंद करके अलग कर देना। प्रिवेंटिंग द स्प्रेड, जिस रोकते हुए, स्प्रेड यानी होता फैलाव, प्रिवेंट यानी होता रोकना, रोकते हुए फैलाव ऑफ वाटर पानी का, थ्रू द शिप जहाज से होकर।
थ्रू यानी होता है से होकर, किसी चीज़ के अंदर से होके कोई चीज़ जाती है तो उसको कहते हैं थ्रू। फ्रेंड, पैसेज जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लगभग लगभग पूरी ग्रामर आ जाती है, यानी हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी सीखने को। कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, टेंस, वर्ब, वर्ब के भी सारे प्रकार, नॉन फिनाइट, फिनाइट, है ना, मॉडल वर्ब, सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ऑलमोस्ट पूरी ग्रामर आ जाती है। तो एक तो ग्रामर की अगर आपको थोड़ी-थोड़ी सी नॉलेज है, दूसरा मीनिंग, जितने भी मीनिंग आ रहे हैं हमको वो मीनिंग, ज़्यादातर मीनिंग आना चाहिए। एक आध दो नहीं भी आ रहे हैं तो चल जाता है, लेकिन मोस्टली आना चाहिए तो ही आप पैसेज कर पाएँगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड, पैसेंजर्स वुड देन हैव एम्पल टाइम। देखिए हैव का मतलब किसी के पास कोई चीज़ होना। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास कार है, तो इसे कहेंगे आई हैव अ कार, ठीक है ना। टू हैव वर्ब, वर्ब के चैप्टर में आपको ये चीज़ मिलेगी, उसको टू हैव वर्ब कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, सेकंड फॉर्म हैड हो जाती है। जैसे यही बात मुझे अगर पास्ट में कहना है तो मैं सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, आई हैड अ कार। इसका मतलब है कि मेरे पास कार थी, पास्ट की बात हो जाएगी। अब मॉडल वर्ब में क्या होता है कि वुड प्लस वी वन लगाते हैं, इसलिए आप देखिए वुड के बाद हैव आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म के रूप में आ रहा है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, तब यात्रियों के पास पर्याप्त समय होता, है ना। वुड लगाते हैं जब काल्पनिक बात करते हैं, उसके लिए भी वुड लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको दे देता, ऐसे यहाँ कहें तब यात्रियों के पास पर्याप्त समय होता, ना। एम्पल यानी होता है उचित, सही, पर्याप्त, तब यात्रियों के पास पर्याप्त समय होता टू बी रेस्क्यूड। देखिए टू प्लस वी वन, इसे कहते हैं इन्फिनेटिव, एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है इसको। जब इसका पेज से बनाते हैं तो बी लगा करके थर्ड फॉर्म कर देते हैं, तो ये इसका पेसिव स्ट्रक्चर हो जाता है। इसका नाम आप याद रखना चाहें तो इसे कहते हैं टू इन्फिनेटिव। जैसे यहाँ देखें आप, तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसको पूरा देखें तो तब यात्रियों के पास पर्याप्त समय होता टू बी रेस्क्यूड, बचाए जाने का, बचाकर, रेस्क्यू यानी तब बचाकर निकालना किसी को कहीं से, तब यात्रियों के पास पर्याप्त समय होता बचाए जाने का। सिंस, है ना, चूंकि, द बिल्डर्स, देखिए बिल्ड करने वाले को कहेंगे बिल्डर, जैसे प्ले करने वाले को कहते हैं प्लेयर, है ना। ई आर लगा देते हैं तो उस काम को करने वाला, जैसे सिंग, सिंगर, एक्ट, एक्टर, है ना। इसी तरह से बिल्ड से बन गया बिल्डर। क्योंकि द बिल्डर्स ऑफ द शिप, जहाज के निर्माता, बिलीव्ड, मानते थे, सेकंड फॉर्म, क्योंकि जहाज के निर्माता मानते थे, दैट इन द वर्स्ट सिनेरियो, कि बैड कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्ड्स, सुपरलेटिव होती है वर्स्ट। बैड यानी खराब, वर्स यानी ज़्यादा खराब, और वर्स्ट यानी हो जाता है सबसे खराब। तो ये जो है सुपरलेटिव डिग्री। तो जहाज के निर्माता मानते थे कि इन द वर्स्ट सिनेरियो यानी सबसे खराब परिस्थिति में भी, द टाइटैनिक वुड प्रोबेबली टेक 2 to 3 days। जहाज के निर्माता मानते थे कि सबसे खराब परिस्थिति में भी टाइटैनिक, है ना, वुड टेक, वुड, वुड प्लस वी वन, मॉडल वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, कि टाइटैनिक को सबसे खराब परिस्थिति में 2 से 3 दिन लगेंगे टू बी कंप्लीटली सबमर्ज। देखिए टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पेसिव वॉइस। तो फ्रेंड, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में पेसिव वॉइस का बहुत यूज होता है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो पूरा देखें आपकी, तब यात्रियों के पास पर्याप्त समय होता बचाए जाने के लिए,
क्योंकि जहाज के निर्माता ये मानते थे कि सबसे खराब परिस्थिति में भी टाइटैनिक को संभवतः, है ना, प्रोबेबली संभवतः 2 से 3 दिन लगेंगे पूरी तरह से पानी में डूबने के। सबमर्ज यानी होता है पूरी तरह से पानी में, जब कोई चीज पूरी तरह से डूब जाती है, अंदर चली जाती है, सब मर्ज ये वर्ब होती है। इसलिए आप कहें देखेंगे कि पनडुब्बी जो रहती है उसको सबमरीन कहते हैं। मरीन वर्ड जो है ये समुद्र के लिए यूज किया जाता है, समुद्र के पानी के नीचे चलती है, इसलिए सबमरीन कहते हैं उसको। हिंदी में पनडुब्बी, पन डुब्बी, पन यानी पानी और डुब्बी डूब चुकी है। शब्दों को इस तरह से बनाया जाता है सभी भाषाओं में। नेक्स्ट देखें, दैट नाइट, उस रात को, द टेम्परेचर वाज क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस। क्लोज का मतलब नजदीक, करीब, जैसे क्लोज फ्रेंड कहते हैं। उस रात को तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के निकट। टू लुकआउट्स स्टेशनड, देखिए स्टेशन के 2-3 अर्थ होते हैं। एक तो स्टेशन आपने देखा है रेलवे स्टेशन। स्टेशन का मतलब एक तरह से कहें जो स्थिर है उसको कहते हैं स्टेशन। ये स्थिर अवस्था रहती है इसलिए स्टेशन कहते हैं उसको। यहाँ पे आप देखें तो ईडी लगा है, यानी कि वर्ब के रूप में लिख रहे हैं इसको। तो स्टेशनड, स्टेशन का मतलब होता है किसी को तैनात कर देना, किसी को किसी स्थान पर तैनात करना, इसको कहेंगे स्टेशन। लुक आउट्स एक पद का नाम होता है, जैसे प्यून होता है चपरासी, है ना, क्लर्क होता है ना, इंजीनियर होता है। ऐसे लुक आउट का मतलब एक तरह से चौकीदारी का जो काम करते हैं जहाज पे। जहाज पे पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, राडार वगैरह ये सब सिस्टम नहीं थे। तो जब कोई जहाज चलता था तो कुछ लोगों की ड्यूटी रहती थी कि वो सबसे ऊपर जहाज के जाके और दूरबीन लेके बैठे रहते थे, ये देखने के लिए कि कोई ऐसा नहीं हो कि दूसरा कोई जहाज आके टकरा जाए, या जहाज किसी चट्टान से, या बर्फ के जो आइसबर्ग रहते हैं, बर्फ के बड़े बड़े चट्टान रहते हैं, है ना। जहाज जब आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज से निकलता तो उस साइड ऊपर की तरफ बड़े बड़े आइसबर्ग्स रहते हैं जो तैरते रहते हैं पानी में। उस जमाने में क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कई बार क्या होता था कि जहाज उस आइसबर्ग यानी पहाड़ से, बर्फ के पहाड़ से टकरा जाते थे और टूट के और बस डूब जाते थे। तो लुक आउट्स उनको कहते थे जिनकी ड्यूटी होती थी कि वो दूरबीन से पूरा दिन रात यानी 24 घंटे वो दूरबीन से देखते रहते थे कि आसपास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे जहाज को खतरा हो। आप इसको देखें, 2 लुकआउट्स तैनात थे एट अ हाई पॉइंट ऑन द शिप, है ना, एक सबसे ऊंचे स्थान पर, एक ऊंचे स्थान पर जहाज के। वर फ्रीजिंग, फ्रीज, फ्रीजर तो सुना ही होगा आपने, फ्रीज ये वर्ब होती है, बर्फ से जम जाती कोई चीज उसको कहते हैं फ्रीज। वर फ्रीजिंग यानी लुकआउट्स वर फ्रीजिंग, लुकआउट जो थे वो बर्फ से जम रहे थे। बट किंतु दे हैड टू बी अलर्ट, किंतु उन्हें चौकन्ना रहना था। फ्रेंड्स, टू हैव वर्ब जब मैंने आपने आपको कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था अगर हैव जो है इसके बाद 2+V1 अगर लिखा जाए, देखिए फर्स्ट फॉर्म होती हैव, सेकंड फॉर्म होती हैड। प्रेजेंट होता है तो हैव लिखते हैं, पास्ट होता है तो हैड लिखते हैं। अगर इसके बाद 2+V1 और जोड़ दें, ही, जैसे ही है तो हैज़ हो जाएगा, आई है तो हैव हो जाएगा। प्रेजेंट में हैज़ हैव आता है, पास्ट में हैड आता है। अब हैज़ हैव या हैड इनके बाद 2+V1 आता है तो ये किसी चीज़ की मजबूरी को दर्शाता है। जब कोई काम आपको मजबूर करके यानी कंपेल किया जाता, बाध्य किया जाता, तो उसके लिए हैज़, हैव या हैड इनके बाद 2+V1 लगाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं बोलूँ कि मुझे सुबह उठना पड़ता है, इसका मतलब क्या है कि मैं नहीं चाहता उठना लेकिन मजबूरी है, मुझे उठना पड़ता है। पड़ता है मतलब क्या कि मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन मजबूरी है ना। उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता है, जाना पड़ता है मतलब मजबूरी को दर्शा रहा है। तो स्ट्रक्चर्स को जरूर ध्यान से देखिए। यहाँ आप देखें तो हैड टू
और बी लगा के थर्ड फॉर्म करेंगे। फ्रेंड इसी स्ट्रक्चर का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। देखिए हेड आ रहा है यानी सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, और टू प्लस बी वन, बी वर्ब जो टू बी वर्ब होती है, बी वर्ब, बी यानी होना। तो ये पूरे का अर्थ देखें, दो लुकआउट्स तैनात थे जहाज के एक ऊंचे ऊंचाई वाले स्थान पर, वर फ्रीजिंग बर्फ से जम रहे थे, बट दे हैड टू बी अलर्ट, लेकिन उन्हें रहना था, रहना होना, लेकिन उन्हें रहना था, चौकन्ना, अलर्ट, टू वॉच, टू प्लस वी वन, फॉर एनी साइंस ऑफ डेंजर, देखने के लिए खतरे के किसी भी निशान को, दैट द जायंट शिप माइट फेस। दैट यहाँ पे जो है फ्रेंड, जो जिसे जिसने, जो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन कराए थे, हु विच हुम हुज वाट और दैट, तो उस तरह से दैट यूज हो रहा है। दो लुकआउट्स जहाज के एक ऊंचे स्थान पर तैनात थे, बर्फ से जम रहे थे, लेकिन उन्हें चौकन्ना रहना था, देखने के लिए खतरे के किसी भी निशान को, जो ना, यहाँ दैट का मतलब निकलेगा जो, दैट द जायंट शिप, देखिए जायंट यानी वैसे तो होता है राक्षस, दैत्य, लेकिन राक्षस के जैसा कोई बहुत विशाल चीज होती है, उसके लिए भी जायंट यूज करते हैं। जायंट मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो उन्हें चौकन्ना रहना था किसी भी खतरे के निशान को देखने के लिए, जिससे जहाज संभवतः टकरा सकता था। माइट यानी संभावना, पास्ट की संभावना जब बताते हैं तो माइट लगाते हैं। फेस का मतलब होता है सामना करना, जिससे जहाज संभवतः सामना करता या सामना कर सकता था, ये पॉसिबिलिटी की बात कर। फ्रेंड्स किसी भी पैसेज को जब हम पढ़ते हैं, उसमें हमारा पूरा, ये समझ लीजिए पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। सारी तो ग्रामर आ जाएगी, वोकेबलरी ढेर सारी आ जाती है, वर्ब आ जाती है। तो अंग्रेजी को सुधारने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पैसेज पे बहुत मेहनत करिए, आपका पूरा एक तरह से रिवाइज हो जाता है सब चीज़ें। एक एक चीज़ और एक एक शब्द को मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डाउट पूछ सकते हैं कभी भी, और मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा आप। आगे देखिए, इन दैट टेम्परेचर, उस तापमान पर, ना दैट का यहाँ अर्थ निकलेगा उस, दैट को तीन चार तरह से लिखा जाता है, यहाँ निकलेगा उस तापमान पर, आइसबर्ग, जो अभी मैंने आपको बताया था, आइसबर्ग जो होते हैं, ह्यूज माउंटेन्स, विशाल पहाड़, ऑफ आइस, बर्फ के विशाल पहाड़, फ्लोटिंग, फ्लोट यानी होता है तैरना, कोई चीज तैरती है तो उसको कहते हैं फ्लोट, फ्लोटिंग इन द सी, वर कांस्टेंट थ्रेट, उस तापमान पर आइसबर्ग, बर्फ के विशाल पहाड़ तैरते रहते थे समुद्र में, वर कांस्टेंट थ्रेट, एक सतत, कांस्टेंट यानी लगातार, सतत, थ्रेट यानी होता है खतरा, एक कांस्टेंट, एक सतत खतरा था। इट वॉज ऑलरेडी क्लोज टू मिडनाइट, फिर से वही देखिए, क्लोज यानी नज़दीक, मिडनाइट यानी होता आधी रात, ऑलरेडी यानी पहले ही, ये लगभग पहले ही आधी रात के नज़दीक का समय था। सो द डार्कनेस यानी अंधेरापन, दैट सराउंडेड, जिसने घेर रखा था, सराउंड, सराउंडेड, सराउंडेड, तो अंधेरा जिसने घेर रखा था उनको, ग्रेटली इम्पेडेड, ग्रेट यानी होते थे बहुत, ग्रेट यानी बहुत ज़्यादा, तो अंधेरा जिसने उनके घेर रखा था, बहुत ज़्यादा बाधा डाल रहा था, देयर फील्ड ऑफ विजन, उनके दृष्टि के क्षेत्र में, अंधेरा जिसने उनको घेर रखा था वो बाधा डाल रहा था उनके दृष्टि के क्षेत्र में, यानी जितने फील्ड ऑफ विजन यानी जहाँ तक दिखाई देता हमको, उसे कहते हैं फील्ड ऑफ विजन। इवन इफ दे परसीव्ड एनी डेंजर, इवन इफ यानी कि
यहाँ तक कि, यद्यपि, इवन इफ दे परसीव्ड, परसीव्ड यानी होता है अनुमान लगा देना, ठीक है ना, किसी चीज़ को पहचान लेना। यहाँ तक कि यदि वो पहचान लेते किसी खतरे, डेंजरस आइसबर्ग, किसी खतरनाक आइसबर्ग को, इट माइट बी टू लेट, टू यानी होता बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जैसे कोई चीज़ का नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट बताते हैं और बहुत ज़्यादा कहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा कठिन है ना, टू अगली, बहुत बदसूरत है, टू डिफिकल्ट। तो टू का फ्रेंड अर्थ निकलता बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। तो यहाँ तक कि यदि वो किसी खतरनाक आइसबर्ग को पहचान भी लेते तो शायद बहुत देर हो जाती ना, बहुत देर हो जाती टू एवर्ट, एवर्ट यानी होता टालना, किसी चीज़ को टाल देना, टू एवर्ट डिजास्टर, डिजास्टर यानी होता आपदा, बहुत बड़ा संकट होता है, उसको कहते हैं डिजास्टर। द मूनलेस स्काई, मून लेस, देखिए लेस अलग से जोड़ा, सफिक्स कहते हैं इसको, मूनलेस चंद्रमाहीन, चंद्रमाहीन आसमान, केवल वर्षन, देखिए बैड की वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्ष, लेकिन वर्ष में एन लगा दिया, ये वर्ब बन जाती है, किसी चीज को ज्यादा खराब बनाना, है ना, वर्ब के रूप में लिख रहे हैं, और ईडी वो लगा दिया तो यानी सेकंड फॉर्म हो गई। चंद्रमाहीन आकाश और ज्यादा खराब कर रहा था परिस्थिति को। देन द वर्स्ट हैपन, और तब, है ना, देन मतलब तब, सबसे खराब हो गया, हैपन यानी होना, घटित होना, और तब सबसे खराब चीज हो गई। वन ऑफ द लुकआउट्स, यानी लुकआउट्स में से एक, स्पॉटेड, देखिए स्पॉट वर्ब के रूप में लिख रहे हैं, स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है किसी चीज को पहचान लेना, ठीक है। वन ऑफ द लुकआउट्स स्पॉटेड अ ह्यूज आइसबर्ग, लुकआउट्स में से एक ने पहचान लिया एक विशाल आइसबर्ग को, राइट इन द पाथ ऑफ द टाइटैनिक। अब राइट फ्रेंड, वैसे तो राइट के दो तीन अर्थ तो होते ही हैं, एक तो दायां को राइट कहते हैं, राइट हैंड, किसी चीज को सही हम कहते हैं, सत्य है, सही है, तो उसे भी राइट कहते हैं, जैसे यू आर राइट। तो तीसरा इसका प्रयोग होता है बिल्कुल, जब हम कहते हैं बिल्कुल 9 बजे, बिल्कुल 8 बजे मीटिंग शुरू होगी, ठीक है ना, तो यहाँ जो अर्थ निकलेगा बिल्कुल। तो अब देखिए पूरा देखें, तब सबसे खराब चीज घटित हुई, लुकआउट्स में से एक ने एक विशाल आइसबर्ग को पहचाना, राइट इन द पाथ ऑफ द टाइटैनिक, जो बिल्कुल टाइटैनिक के रास्ते में था, है ना, बिल्कुल। ही इमीडिएटली रैंग द अलार्म, रिंग रैंग रंग, उसने तुरंत, इमीडिएटली तुरंत अलार्म बजा दिया। द कैप्टन ऑफ द शिप, जहाज का कप्तान, रिएक्टेड, प्रतिक्रिया करी, जस्ट, ये जैसे अभी राइट बताया था वैसे ही बिल्कुल, एज प्रॉम्प्टली, जहाज के कप्तान ने उतनी फुर्ती से, प्रॉम्प्टली यानी फुर्ती से प्रतिक्रिया करी, एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया टाइटैनिक को, टू चेंज हर डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन यानी दिशा को बदलने का। पैसेज पढ़ना कठिन नहीं है, बस एक तरीका जब आप सीख जाएंगे तो ये उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए। आइए फ्रेंड आगे देखते हैं। फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, अ फ्यू यानी होता है कुछ, मोमेंट्स यानी होता है पल, और फॉर यानी होता है के लिए, पूरे का अर्थ करने के लिए कुछ पलों के लिए। इट सीम्ड, सीम जो वर्ब है इसका मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, जैसे अपन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप बीमार हैं, ऐसा लगता है कि वो बेईमान है, तो कुछ पलों के लिए ऐसा लगा, एज इफ, जैसे कि, एज इफ जैसे कि, एज इफ एज दो, अ डिजास्टर
हैड बीन अवॉइडेड। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि डिजास्टर यानी आपदा को टाल दिया गया था। अब यहाँ ग्रामर की बात करें तो देखिए फ्रेंड, हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म है, तो ये टेंस के हिसाब से होगा पास्ट परफेक्ट का पेसिव। आप देखेंगे इस पैसेज में बहुत सारी जगह, यानी लगभग लगभग 60-70% से ज़्यादा जो सेंटेंस है वो पेसिव में है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि आपदा को टाल दिया गया था। एज क्योंकि द टाइटेनिक ग्लाइडेड, ग्लाइडेड यानी तैरता हुआ, पास्ट, यहाँ पास्ट का मतलब निकलेगा पीछे, ठीक है, पास्ट द आइसबर्ग, पीछे छोड़ दिया आइसबर्ग। देन तब, सडनली अचानक से, तब अचानक से, द शिप हिट द आइस, तब अचानक से जहाज हिट कर गया, टकरा गया बर्फ से। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप ऑफ द ह्यूज साइज ऑफ द शिप, जहाज के विशाल आकार के परिणाम स्वरूप, द पैसेंजर्स डिड नॉट फील मच ऑफ द इम्पैक्ट, जहाज के विशाल आकार के परिणाम स्वरूप यात्रियों को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, है ना, इम्पैक्ट यानी प्रभाव, इस प्रभाव का ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। बट किंतु, द डैमेज वाज डन, किंतु नुकसान हो चुका था। डैमेज यानी नुकसान, क्षति, लेकिन क्षति हो चुकी थी। द फर्स्ट 6 कंपार्टमेंट्स ऑफ द शिप, पहले 6 कंपार्टमेंट जहाज के वर फ्लडेड, पानी से भर गए, एंड इमीडिएटली सील्ड ऑफ, और उन्हें तुरंत सील ऑफ कर दिया गया, यानी बंद करके अलग कर दिया। हाउएवर, हालांकि द 6 कंपार्टमेंट्स वर लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द शिप, हालांकि 6 कंपार्टमेंट जहाज के फ्रंट यानी आगे वाले हिस्से। एडिशनल वेट, एडिशनल यानी होता अतिरिक्त, वेट यानी होता वजन, अतिरिक्त वजन ने कॉज्ड इट टू टिल्ट। देखिए फ्रेंड, जैसे ये जहाज है और ये ऐसा खड़ा हो गया, टिल्ट, टिल्ट मतलब खड़ा हो जाना, ऐसा था, ऐसा हो, तो अतिरिक्त वजन ने, ठीक है ना, टिल्ट फॉरवर्ड, उसे आगे की ओर खड़ा कर दिया, ऐसा खड़ा हो। कॉज यानी होता है किसी चीज का होना, करना या होना, तो अतिरिक्त वजन ने जहाज को टिल्ट फॉरवर्ड यानी आगे की ओर खड़ा कर दिया, ऐसे कर दिया। वजन, जहाज ऐसा था, आगे 6 कंपार्टमेंट में पानी भरा, तो जहाज पानी की वजह से ऐसा हो गया, टिल्ट फॉरवर्ड, आगे की ओर झुका दिया। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंट और रिजल्ट एक ही बात होती है। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब भी होता है परिणाम स्वरूप। सी वाटर, समुद्र का पानी, एंटर द शिप अगेन, परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी दोबारा से घुसने लगा जहाज। द फ्रंट ऑफ द शिप बिकेम सो हैवी, सो, इतना, फ्रंट यानी होता आगे का, अग्र, अग्रभाग, जहाज का आगे का हिस्सा इतना भारी हो गया कि, सो दैट का कॉम्बिनेशन लिखा जाता है, इतना कि, जहाज का आगे का हिस्सा इतना भारी हो गया कि द प्रोपेलर्स, देखिए जहाज, जो पानी का जहाज रहता है, ये जो चलता है, इसको चलाने के लिए एक पंखा नुमा ऐसी चीज होती है जो इसके जहाज के पीछे लगाया जाता है, नीचे की तरफ। जब ये पंखा ऐसे घूमता है तो वो जहाज को आगे बढ़ाता है। प्रोपेल का मतलब होता है धक्का देना किसी चीज को, इसलिए प्रोपेल से बन गया देखिए प्रोपेलर। बहुत सारे शब्दों को फ्रेंड इस तरह से बनाया जाता है, जैसे सिंग से सिंगर, राइट से राइटर, बैट से बैटर, बॉल से बॉलर, ऐसे देखिए प्रोपेल से बन गया प्रोपेलर, और एस और लगा दिया तो बहुवचन हो गया प्रोपेलर्स। तो पीछे की तरफ पंखे लगे रहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोपेलर्स।
तो जहाज का आगे का हिस्सा इतना भारी हो गया कि प्रोपेलर्स लोकेटेड एट द एंड ऑफ द शिप, जो स्थित थे सबसे आखिरी हिस्से में जहाज के, वर लिफ्टेड आउट ऑफ वाटर। लिफ्ट, वो ऊपर की ओर उठ गए, आउट ऑफ वाटर, पानी के बाहर। द कैप्टन रियलाइज्ड, ना जा कैप्टन समझ गया, दैट ऑल द पैसेंजर्स वुड हैव टू बी evacuated। जहाज का कप्तान समझ गया कि सारे यात्रियों को, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा, और टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पेज से बना दिया। देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कोई काम करना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, हैव टू, अब बी लगा के थर्ड फॉर्म कर रहे हैं तो पेज से बना रहे हैं और वर्ड के साथ बना रहे हैं। तो जब हम पॉसिबिलिटी या कोई ऐसी बात करते हैं जो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, उसके लिए वर्ड लगाते हैं। देखिए तो अब इसका अर्थ कैसे निकलेगा कि जहाज का कप्तान समझ गया कि सारे यात्रियों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, इवैक्यूएट किया जाना पड़ेगा, पड़ेगा, देखिए हैव के कारण पड़ेगा। इवैक्यूएट यानी होता है बचा कर निकालना या खाली करना या हटाना। तो जहाज का कप्तान समझ गया कि सारे यात्रियों को वहां से निकालना पड़ेगा। यट, तो भी, ठीक है ना, ऑल द लाइफ बोट्स कंबाइंड। बड़े जहाज़ों में फ्रेंड छोटी छोटी कुछ नावें रखी जाती हैं जो हवा से बनाई जाती हैं, यानी हवा से फुला के उनको, इस तरह से देखिए आप, जैसे बलून टाइप से रहता, उस तरह की रहती है। ऐसी बहुत सारी लाइफ बोट कहते हैं। लाइफ बोट इसलिए कहते हैं कि जब जहाज़ में अगर कोई खराबी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो यात्रियों को इन पे बिठा के और सुरक्षित, कम से कम उनकी जान बचाई जा सके, इसलिए नाम ही रखा लाइफ बोट। किंतु सारी लाइफ बोट्स को कंबाइंड यानी जोड़ दिया जाए, कुड ओनली सेव, बचा सकती थी, कुड यानी होता सकता था, लेस देन हाफ द पैसेंजर्स ऑन द शिप। किंतु सारी लाइफ बोट्स को मिला करके भी वो केवल बचा सकती थी जहाज के यात्रियों में से आधे से भी कम, ना, लेस देन हाफ, आधे से भी कम। फ्रेंड मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पैसेज अगर मैं जल्दी जल्दी कराऊं तो ये पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस तरह से पढ़ने से हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक आप एक एक शब्द नहीं देखेंगे, आप उस ग्रामर की चीज़ों को नहीं समझेंगे कि कौन से सेंटेंस में क्या लिखा है और क्यों लिखा है, तो वो पैसेज को करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। भले ही एक पैसेज को करने में, यानी मैं जब कराऊंगा आपको, हो सकता है आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, यानी एक वीडियो में या 2 वीडियो में, चाहे 3 वीडियो में आए, लेकिन वो इस तरह से हो जाए कि उस एक पैसेज को करने से आप उस तरह के 50 पैसेज खुद कर सकें, तो ही उसको फ़ायदा है उसका पढ़ने का। क्योंकि बहुत सारे पैसेज कराना इसलिए पॉसिबल नहीं होता कि एक पैसेज को अगर मैं इस तरह से कराऊंगा तो कम से कम, जैसे मैंने आपको बोला, 2 या 3 वीडियो लगेंगे। तो कराएंगे, करेंगे तो सही हम बहुत सारे। इसके अलावा आपको घर पे कोशिश करना है कि आप किताब में से पैसेज निकालिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो मैंने आपको हमेशा बोला है, आप उस पैसेज को स्क्रीनशॉट लेकर के, कैमरे से फ़ोटो खींच के, कैसे भी करके आप मुझे भेज दीजिए। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है उसको अंडरलाइन कर दीजिए या उसी सेंटेंस को लिख के भेज दीजिए, मैं आपका उसको सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। एट 2:20 AM, AM का मतलब फ्रेंड सुबह का जो समय हो जाता है, रात के 12 से AM शुरू हो जाता है, यानी 2:20, रात के 2:20 की बात कर, रात के 2:20 पे द टाइटैनिक वैनिस्ड बिलो द सी। बिलो यानी होता है नीचे, ठीक है ना, वैनिस यानी होता है गायब हो जाना। रात के 2:20 पे टाइटैनिक गायब हो गया समुद्र के नीचे। अलोंग विद हर, उसके साथ, अलोंग विद यानी होता है के साथ,
उसके साथ वेंट मोर देन 1500 पीपल, उसके साथ चले गए 1500 लोगों से ज़्यादा, इंक्लूडिंग द कैप्टन, जिसमें कैप्टन भी शामिल था, द डिज़ाइनर ऑफ द शिप, जो शिप को डिज़ाइन किया था वो, मैनी फेमस पीपल, कई प्रसिद्ध लोग, इन जस्ट अबाउट 3 आवर्स, जस्ट यानी केवल, केवल लगभग 3 घंटों में, केवल 3 घंटों में। जो टाइटैनिक की बात की गई थी कि इट इज़ वर्चुअली अनसिंकेबल, कभी नहीं डूबेगा, और डिज़ाइनर ने ये बोला था कि अगर सबसे ख़राब से ख़राब परिस्थिति भी आ गई तो उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि उसके जिस कंपार्टमेंट में पानी भर जाएगा उसको सील कर देंगे और बंद कर देंगे, तो पानी और जगह नहीं फैलेगा। सबसे ख़राब से ख़राब परिस्थिति आ गई तो 2-3 दिन लगेंगे डूबने में। लेकिन देखिए फ्रेंड, केवल 3 घंटे में, यानी जहाज़ जब आइसबर्ग से टकराया तो उसके केवल 3 घंटे में जहाज़ पानी में डूब के गायब हो गया। लगभग 1500 लोग उसके साथ चले गए। द टाइटैनिक आयरॉनिकली वेंट फ्रॉम बीइंग एन अनसिंकेबल, टाइटैनिक को जो ताना मारते हुए, कटाक्ष करते हुए, एक व्यंग्यात्मक रूप से कहा जाता था कि अनसिंकेबल, कभी नहीं डूबेगा, उस शिप से वो एक ऐसा शिप बन गया दैट ले एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, जो जाके बैठ गया, ना ले, बैठ जाना, बॉटम यानी होता तली, ओशियन यानी होता महासागर। टाइटैनिक को जिसे व्यंग्यात्मक रूप से कभी ना डूबने वाला कहा जाता था, उसकी बजाय वो ऐसा जहाज बन गया जो जाके समुद्र की तलहटी में बैठ गया। तो एक बहुत अच्छा सा पैसेज है जो एसएससी में आ चुका है, और पैसेज फ्रेंड्स बहुत हद तक आप माने कि 99% कभी रिपीट नहीं होते, इसलिए तो अनसीन कहते हैं। यानी आप सोचें कि यही पैसेज को हम याद कर लें और यही कहीं यही किसी ना किसी एग्जाम में आ जाएगा, तो बिल्कुल मत सोचिए ऐसा कि नहीं आएगा। हाँ, हजारों लाखों में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमको पैसेज को याद नहीं करना है, हमको ये सीखना है कि पैसेज को पढ़ा कैसे जाता है, अर्थ कैसे निकाला जाता है, और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज ये हमने पैसेज देखा, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक शब्द बताऊं, उससे ग्रामर से जितनी भी ग्रामर की चीज़ें आ रही हैं वो बताऊं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, और आगे कुछ और पैसेज भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।